लेकिन मुझे जो है वो शुरू से शौक था कि मैं एक यूनिक चीज़ करूँ, ऐसी चीज़ करूँ जिसमें दूसरों की ज़िंदगी में मैं वैल्यू को ऐड करूँ। अगर ये यानी तो मुनफरिद आपको हमेशा आपके पेशेंट्स ही बनाते हैं, उनका फीडबैक ही बनाता है कि जो चीज़ें हैं वो जनरेशन टू जनरेशन वैरी होती है। पहले तो जो थी वो जेन ज़े थी, अब जेन अल्फा, जेन बीटा, अब उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो चलना पड़ता है कि किस तरह जो है वो बच्चे चेंज हैं, उनकी सोसाइटी, उनके थॉट्स कैसे चेंज हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करना पड़ता है। अच्छा, इट मीन्स डैट कि ये वेरी करता है कि टाइम टू टाइम जो चीज़ें हैं वो और डिसऑर्डर्स जो हैं वो अडॉप्शन में चले जाते हैं, उनकी कैटेगरीज अलग हो जाती पेरेंट्स को लग रहा होता है कि बच्चा जो है वो ऑटिज्म में है, लेकिन बच्चा ऑटिज्म में नहीं होता, बच्चा डिले स्पीच में होता है। इसीलिए नहीं है वाक़तन। ये तो बहुत ज़्यादा, चूँकि देखिए कल को वो इस चीज़ को आगे लेकर चलेगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, फिर वो खुद ही चल रहा है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा किसी भी चीज़ पे, इवन के बच्चा अपना नाम लेने पे भी रिस्पॉन्स नहीं करता। मसाइल होते हैं, तो या बच्चों के साथ पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है जिसकी वजह से सुन सकता है तो वो बोल भी सकता है, अगर बच्चा सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं सकता। इशारा करे तो आप उसे पहले ही कर देते हो, बच्चे को बोलने तो दो। इशारों पे रिस्पॉन्स करना, ये यही चीज़ें हैं, यही सब है और मुझे भी यही करना है। तो अब अगर आप उसको फ़ोन दे भी रहे हैं लेकिन साथ उसके बैठे, और जो फ़ोन दे रहे हैं, टीवी दे रहे हैं, वो कम से कम आप दिन में डिवाइड करके देते हैं। 20 मिनट स्ट्रेस आएगी, उस स्ट्रेस की वजह से भी हकलाहट हो सकती है। तोतलेपन की अगर बात करें तो तोतलेपन में कुछ पेरेंट्स भी बच्चों से बेबी लैंग्वेज में बात करते हैं, बेटे ने खाना खाया, इस तरह। अब कभी भी बच्चों से बेबी लैंग्वेज में बात नहीं करनी के साथ जो है पंजाबी में बात की, उस पर शाउट किया तो बच्चा आपका वो बिहेवियर पे। तो यही कहा जाता है कि बच्चों ने अगर कोई गलत वर्ड बोला है तो आपने उसकी खुद करेक्शन करवानी है, कि वो प्यार में, लाड में कभी भी गलत वर्ड ना बोले, हमेशा सही और दुरुस्त अल्फाज ही बोले। जाए हैं कि बीकन हाउस के बच्चे और LGS के बच्चों को उनकी टीचर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि बच्चे की सबसे पहले स्पीच थेरेपी करवाएं, फिर इसका एडमिशन करवाएं। आप स्पीच थेरेपी के मुस्तकबिल को क्या देख रही हैं, कैसे देख रही हैं, इसके ऊपर कितना काम किया जा रहा है और आगे कैसा होना चाहिए, इसमें क्या बेहतरी आनी चाहिए? अगर आजकल के बात करूं तो हर 5 में से जो हैं वो एक बच्चा ऑटिज़म का शिकार है, और डिले स्पीच की बात करूं तो ये केसेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और मदर को खुद भी मतलब अवेयरनेस हो रही है कि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। क्या नौजवानों में जो है वो अदम बर्दाश्त बहुत हो गई है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? डिप्रेशन में कितना अहम किरदार अदा कर रही है? अदम बर्दाश्त की बात करें तो अदम बर्दाश्त वाकई ही बहुत ज़्यादा हो गई है। आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रैफिक सिग्नल पे लोग छोटी छोटी बात पे गाली गलौज और बातचीत और हाथापाई तक बात पहुंच जाती है। चाहे डिप्रेशन की बात करूं तो डिप्रेशन में सबसे पहला जो है, हम अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं दूसरों की लाइफ से बहुत ज़्यादा कंपेयर करके, कंपेरिजन 90% लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर कर देते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। सोशल मीडिया में फैमिली व्लॉगिंग और जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो नौजवान असल कहते हैं हमारे पास भी हो, हमें भी पैसा कमाना है, हमें भी वैसा ही करना है। जो टिकटॉक पे सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं वैसे ही उन्होंने भी अपना लाइफस्टाइल वाले को यही पैगाम दूंगी कि जितने भी ये ज़हनी सेहत के मसाइल हैं ये काबिल इलाज मर्ज़ हैं। इसमें कोई मिथ नहीं है कि आप किसी से हेल्प ले रहे हैं। हेल्प लेना जो है वो बीमारी नहीं है, बल्कि हेल्प लेना जो है वो एक हिम्मत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हुज़ैफ़ा अशरफ़ आसमी, और आज की इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते हैं, रूहानियत पर बात की, मोटिवेशन पर बात की, इंसानियत पर बात की, और इसके साथ साथ हमारे मुआशरे में होते हुए बिगड़ते बिगाड़ की बात की, मोटिवेशन को लेते हुए अपने आप को किस तरह से आगे अच्छे तरीके से लेकर जाया जाता है, हम पाकिस्तान में रहते हुए अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, उस पर बात की मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ। आज भी ऐसी ही इम्पोर्टेंट शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर नफ्सियात हैं, साथ साथ स्पीच थेरेपिस्ट हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही हैं मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे, आप इनको देखते भी हैं। बड़े अच्छे तरीके से जो है वो लोगों की रहनुमाई कर रही हैं। डॉक्टर फ़तीहा अशरफ साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम बात करेंगे ज़ुबान से लेकर ज़हनी नशोनुमा तक, ज़हनों में मौजूद ज़ख्मों तक की, डिप्रेशन की भी बात करेंगे। 2 पार्ट्स बनाएंगे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे बच्चों से रिलेटेड, और इसके बाद फिर हम अपने आगे चलेंगे, बड़ों से रिलेटेड बात करेंगे कि डिप्रेशन के क्या मसाइल हैं। बच्चों में जो उभरते हुए जो मसाइल हैं उसमें जो बात उजागर करनी चाहिए उसके ऊपर कम बोला जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम
वो सेट और ये शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन लेकिन हाल देखिए कि तकरीबन 2 साल बाद जो है वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रही है। बताइएगा कि अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पॉडकास्ट में थोड़ा-सा इंट्रोडक्टरी चीज़ जो है उसमें ऐड की जाए कि आप अपने हवाले से थोड़ा-सा ये बताइएगा कि इस फ़ील्ड को ही क्यों चूज़ किया? बेसिकली स्पीच की बात करें तो ये डेफिनेटली एक मुश्किल फील्ड है कि आपने एग्ज़ैक्टली। गूंगे और बहरे बच्चों के साथ जो है वो काम करना है। बिल्कुल। लेकिन मुझे जो है वो शुरू से शौक था कि मैं एक यूनिक चीज़ करूँ, ऐसी चीज़ करूँ जिसमें दूसरों की ज़िंदगी में मैं वैल्यू को ऐड करूँ। तो ये इसीलिए मैंने जो है वो स्पीच थेरेपी को चूज़ किया कि ऐसे बच्चे को बोलना सिखाना जो सुन भी नहीं सकता, हुँ, उसको बोलना सिखाना। सही। उसके लिए जो है वो मैं एक मतलब मोटिवेट करती हूँ कि बोलना कैसे है और लोगों को जो है वो उनकी ज़िंदगी में जो है वो रोशनी पैदा करना। बिल्कुल सही। आप अब प्रैक्टिस कर रही हैं बाकायदा तौर हुँ। पर और ये बताइएगा कि इस फ़ील्ड में जब आप दूसरे डॉक्टर्स को भी देखते हैं, अपने आप को मुनफ़रिद कैसे पाती हैं? अगर बात करें तो मुनफ़रिद आपको हमेशा आपके पेशेंट्स ही बनाते हैं, उनका फ़ीडबैक ही बनाता है कि किस तरह वो आपको पॉज़िटिव फ़ीडबैक देते हैं। एग्ज़ैक्ट और डेफ़िनेटली आपको डिफरेंट टेक्नीक्स जो है वो यूज़ करनी पड़ती है, साथ-साथ आपको स्टडी करना पड़ती है, कोर्सेज़ करने पड़ती है, जैसे आपकी अपनी फ़ील्ड है। एग्ज़ैक्ट पढ़ाई के बाद भी आपको जो है वो हाँ, कंटिन्यू रहना वो पड़ता है। सारी ज़िंदगी ऐसे ही है। और ये भी बात है कि जो चीज़ें हैं वो जनरेशन टू जनरेशन वैरी होती हैं। पहले तो जो थी वो जेन ज़े थी, अब जेन अल्फ़ा, जेन बीटा। अब उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो चलना पड़ता है कि किस सही। तरह जो है वो बच्चे चेंज हैं, उनकी सोसाइटी, उनके थॉट्स कैसे चेंज हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करना पड़ता है। अच्छा इट मीन्स दैट कि ये वेरी करता है कि हुँ, टाइम टू टाइम जो चीज़ें हैं वो हुँ, और डिसऑर्डर्स जो हैं वो अडॉप्शन में चले जाते हैं हुँ। उनकी कैटेगरीज़ अलग हो जाती हैं। क्या ऐसा दुरुस्त है? बिल्कुल। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये होता है कि सम टाइम ये होता है कि पेरेंट्स को लग रहा होता है कि बच्चा जो है वो ऑटिज़्म में है, लेकिन बच्चा ऑटिज़्म में नहीं होता, बच्चा डिले स्पीच में होता है। इसीलिए हर बच्चे की हिस्ट्री के बाद ही पता लगता है कि कौन-सा डिसऑर्डर है और उसको किस कैटेगरी में रखना है। बच्चों का मैटर बहुत सेंसिटिव होता है हुँ, कि किसी भी बच्चे का अगर आप डिसऑर्डर लिख रहे हो तो इट्स मीन आप उस बच्चे को लेबल कर रहे हो, हुँ, सारी ज़िंदगी के लिए। ओके। इसलिए सेंसिटिव मैटर में आपको ज़्यादा सोच समझ के आपको करना पड़ता है। नहीं, ये वाक़ईतन ये तो बहुत ज़्यादा चूँकि देखिए कल को वो इस चीज़ को आगे लेकर चलेगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है फिर वो ऑटिज़्म खुद ही चल रहा है, उसके पेरेंट्स भी साथ सफ़र कर रहे हैं। सफ़र करें। ये कोई इस तरह तो नहीं है कि बुखार है, आप उसको डायग्नोज़ कर दो कि बुखार है, खाँसी है, फ्लू है, कुछ भी नहीं। हुँ, ये तो उसको एक ज़हनी बीमारी है। हुँ। इसको हम डायग्नोज़ करते हैं कि इसको ज़हनी बीमारी है और इस लेवल की है। सही। थोड़ा-सा ये चीज़ ऐड कीजिएगा चूँकि बहुत से लोग जानते भी होंगे लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इससे नाआशना हैं कि ऑटिज़्म बेसिकली क्या है? मैं इस हवाले से ये पूछना चाह रहा हूँ कि हुँ, बहुत से लोगों के बच्चों को मसाइल होते हैं, लेकिन वो ये जान नहीं पाते हैं कि हमारे बच्चे को मसाइल क्या हैं? और वो फिर कुछ ऐसे क्लिनिक्स में चले जाते हैं जहाँ पर वेरिफाइड डॉक्टर्स नहीं बैठे होते, वो भी उनको कोई ना कोई ब दवाई में लगा देते हैं, कुछ ऐसा या कोई और मसला बता हुँ। देते हैं। थोड़ा-सा ये बताइएगा कि ऑटिज़्म क्या है और इसके अंदर क्या-क्या आता है? ऑटिज़्म पे बात करें तो ऑटिज़्म जो है वो कलेक्शन ऑफ द डिसऑर्डर है, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें मल्टीपल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, बच्चा जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, उसके हुँ, सोशल इश्यू जो भी हैं, सोशली जो है वो नहीं बातचीत कर पाता। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स सबसे पहले बच्चे को जो है वो जनरल फिजिशियन के पास लेके जाते हैं, हुँ, कि बच्चा जो है वो बोल नहीं रहा, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा किसी भी चीज़ पे, इवन कि बच्चा अपना नाम लेने पे भी रिस्पॉन्स नहीं करता। हुँ। तो उसके बाद जब उसने जनरल फिजिशियन को चेक करवा दिया, फिर जनरल फिजिशियन कहते हैं कि बच्चा जो है वो ठीक है या इसमें जो है वो किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, मेडिसिन वगैरह लिख देता है। उसके बाद मोस्टली पेरेंट्स तो है जो वो वेट ही करते हैं सही है, आजकल के टाइम में भी। सही है। ये जो है 5 साल का बोल लेगा, 6 साल का बोलेगा, बिहेवियर इश्यूज ही हैं, ठीक हो जाएँगे। ऐसा नहीं है। पेरेंट्स को एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा 3 साल का हो गया है और अपना नाम लेने पे भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, हुँ, तो उसको वाक़ई ही थेरेपी की ज़रूरत है। सही है। लेकिन कुछ लोग नहीं करवाते और देसी टोटकों की तरफ भी आते हैं। हाँ, इस पे बात करते हैं ना कि देखें 3 साल का बच्चा हो गया, लेकिन वो अभी तक बोल नहीं पा रहा है, तो इसके हवाले से आप क्या कहती हैं? क्या मसले-मसाइल होते हैं? या बच्चों के साथ पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है जिसकी वजह से बोल नहीं पा रहे हैं या कोई ऐसी और वजूहात हैं? इसकी मल्टीपल वजूहात है। सबसे पहले तो बात ये है कि अगर बच्चा सुन सकता है तो वो बोल भी सकता है। अगर बच्चा सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं सकता। दूसरी हमारे घर का एनवायरनमेंट, पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, बच्चों के साथ बातचीत करने वाले बहुत से लोग थे। अब फैमिली सिस्टम ऐसा नहीं है। हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग है तब भी बच्चे में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, सही, तब बच्चा डिले स्पीच में चले जाता है। सही है। बच्चों का मोबाइल फ़ोन
हद से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बच्चों में मल्टीपल इश्यूज़, बिहेवियर इश्यूज़ की तरफ जाता है। अब बच्चा जो है वो दिन में 10 से 12 घंटे मोबाइल फ़ोन देख रहा है। बच्चा देख तो रहा है, हुँ। सुन भी रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा। हुँ, तो बच्चे का बोलेगा कैसे? बच्चे की हर बात आप बोलने से पहले ही कर देते हो। बच्चा सिर्फ इशारा करे तो आप उसे पहले ही कर देते हो। बच्चे को बोलने तो दो। हुँ। इशारों पे रिस्पॉन्स करना, ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती है। सही। मुझे ये बताइएगा कि हम बात करते हैं कि बच्चों के जो है ना वो देर से बोलने पर हम ये कह तो देते हैं कि ये कम्युनिकेशन गैप है, पेरेंट्स की वजह से है। इसमें एक बड़ा अहम इशू आ जाता है कि जब जो पेरेंट्स होते हैं, न्यूली पेरेंट्स होते हैं, उनका जब बच्चा बड़ रहा होता है, कुछ मंथ्स गुजरते हैं, तो वो जब वो थोड़ा सा भी रोता है फिर उसको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है कि शायद चुप हो जाए। हुँ, तो क्या आपने जिक्र तो कर दिया कि मोबाइल का इशू होता है। बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन उसको किस तरह से ओवरकम किया जाए? ये पेरेंट्स को किस तरह से आगाह किया जाए? अच्छा, ये बात हमेशा याद में रखनी चाहिए कि अगर बच्चे की एज जो है वो 5 साल से कम है तो उसको मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ना दें। ओके, डेफ़िनेटली आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है। बच्चे माँ-बाप खुद फ़ोन यूज़ करते हैं तो बच्चे ने भी वही करना है। करना ही करना है। इसीलिए हुँ, अगर आप बच्चे को फ़ोन दे भी रहे हैं तो कम से कम उसको उस पे एलईडी पे दिखाएँ और मदर खुद उसके साथ बैठ के देखे, सही। ताकि टू वे कम्युनिकेशन हो। बच्चे से बार-बार पूछा जाए, "क्या देख रहे हो? हुँ, मुझे बताओ।" बच्चे जो हैं आजकल कोकोमोन्स के जो हैं कार्टून्स उनको बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सही है। उनमें किस तरह के कलर्स यूज़ होते हैं, हुँ, अनरियलिस्टिक चीज़ें यूज़ हुँ, होती हैं। हुँ, अब बच्चा जो है वो अपनी एक फैंटेसी दुनिया बना लेता है और उसी दुनिया में रहता है कि सही। यही चीज़ें हैं, यही सब है और मुझे भी यही करना है। तो अब अगर आप उसको फ़ोन दे भी रहे हैं हुँ, लेकिन साथ उसके बैठें हुँ, और जो फ़ोन दे रहे हैं, टीवी दे रहे हैं, वो कम से कम आप दिन में डिवाइड करके दें ठीक कि है। 20 मिनट दिया है, 30 मिनट दिया, अब नहीं, हुँ, बस अब खत्म। सही, अब बच्चे को अपने साथ एंगेज रखें। सही। ये बताइएगा कि बच्चों में हकलाहटपन बहुत होता है, बहुत से बच्चों में देखा है। उसकी वजह मेन क्या देखने में आती है और उसको ओवरकम किस तरह से किया जाता है? हकलाहट की बात करें, अगर बच्चा डिले स्पीच में है, देर से बोला है, तो उन बच्चों में हकलाहट के इशू भी जो है वो 90% होंगे। ठीक है। अगर बच्चा कोई एंग्जायटी में है, स्ट्रेस में है, जैसे बच्चे को जो है वो क्लास में बुली कर दिया है या किसी ने रोक दिया है, मार दिया, तब भी बच्चे में जो है वो स्ट्रेस आएगी और स्ट्रेस की वजह से भी हकलाहट हो सकती है। सही। हकलाहट जो है वो किसी भी एज में स्टार्ट हो सकती है। इसका एज से कोई फैक्टर नहीं है कि आप शुरू से ठीक बोल रहे थे, आपको जो है वो 20s में, 30s में कभी भी स्टार्ट हो सकती है। हुँ, अगर आपने एक लॉन्ग टर्म से स्ट्रेस लिया है हुँ। और अपनी स्ट्रेस को आप मैनेज नहीं कर पाए, तो आप हकलाना शुरू कर देंगे। अच्छा, हकलाहट एक अलग मसला है। हुँ। एक होता है तोतलापन। वो उसमें कहीं थोड़ी बहुत लुकनत होती है, एक तोतलापन होता है, तो उसको भी जो है वो बच्चों में अगर आगाज़ में देखा जा रहा है, अगर उसको ओवरकम ना किया जाए, तो क्या वो मुस्तकिल रह सकता है? तोतलेपन की अगर बात करें तो तोतलेपन में कुछ पेरेंट्स भी बच्चों से बेबी लैंग्वेज में बात करते हैं, हुँ। बेटे ने खाना खाया इस तरह। अब कभी भी बच्चों से बेबी लैंग्वेज में बात नहीं करनी चाहिए। ओह! तोतलेपन में बच्चों के वर्ड्स में इशू होता है। जैसे कि स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, पे के साउंड में, टे के साउंड में, ओह! लोहरियों के आधे रे और अड़े में। वो तो है ही मसला। इस तरह तो इसी तरह बच्चों में जो है वैरी करता है। अब सही। तोतलेपन में कुछ बच्चों के सारे साउंड ही खराब होते हैं, कुछ के स्पेसिफिक। हुँ। ये भी वैरी करता है कि बच्चा जो है वो किस साउंड पे मैं अटकता है। चाहूँगा थोड़ी एग्ज़ाम्पल दें आप, क्या कहना चाह अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें तो हमारी ज़ुबान को पता है कि कहाँ-कहाँ से अल्फाज निकलने हैं। ओ ज़ुबान वहाँ-वहाँ पे टच होती है। ओ अब जो बच्चे ये तो तोतले जो अडल्ट हैं, जो बड़े हैं, उनको पता है, बच्चों को नहीं पता ये। अब जो तोतलेपन वाले हैं, उनका ये होता है कि ज़ुबान का पोर्शन जो है वहाँ पे टच नहीं हो रहा था। हुँ। उनकी ज़ुबान की टंग एक्सरसाइज करवाई जाती है, साउंड निकलवाए जाते हैं कि अगर पे का साउंड है तो वो किस तरह उसने जो है वो करना है। नाक से कुछ ऐसे साउंड है, कुछ बच्चे जो है मुँह खोल के नहीं बोल सकते। अब 90% साउंड जो है मुँह बंद करके बोलते हैं। तो इस तरह पे वैरी करता है कि कहाँ पे जो है बच्चा फॉल कर रहा है। फिर मदर्स जो हैं वो बच्चों से गलत वर्ड्स बोलती हैं। बच्चा आपका वो गलत वर्ड पिक करता है। पानी को वानी करके बोलना हुँ। और पंखे को कोई और वर्ड्स बोल लेना, तो इस तरह बच्चा वो गलत वर्ड जो है वो बोलता है फिर। सही। तो एज़ अ डॉक्टर आप इसको किस तरह से स्पीच थेरेपी में लाके हुँ, हुँ। किस तरह से इसको देखते हैं? बस यही कहूँगी कि बच्चों के साथ कभी भी बेबी लैंग्वेज में बात मत करें, स गलत वर्ड्स ना बोलें। बच्चों के साथ हमेशा सही और करेक्ट वर्ड बोलें। अगर आप बच्चों से बातचीत कर रही हैं, तो बच्चों से हमेशा सही और यही बोलें कि पानी दो, हुँ। मुझे ये चीज़ दो। गलत वर्ड बोलेंगी, बेबी लैंग्वेज में बात करेंगे, तो बच्चा आपके वही वर्ड पिक यानी करेगा। वो जो बोल रहा है, आप भी ऑटोमैटिकली वही बोल रहे हैं, तो फिर वो उसको करेक्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने बच्चे के साथ सारा दिन इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हुँ। आपने अपनी मेड के साथ जो है पंजाबी में बात की, उस पे शाउट किया, तो बच्चा आपका वो बिहेवियर पिक करेगा। सही, वो भी उसी तरह शाउट करेगा और उसी लैंग्वेज में बात करेगा। बिल्कुल सही।
अच्छा, इसका ड्यूरेशन क्या होता है? क्या ये जल्दी भी ख़त्म हो जाता है या हम्म। इसका कोई कोर्सेज़ होते हैं, आपको सेशंस लेने पड़ते हैं बच्चों के लिए? हाँ, डिपेंड करता है कि किस लेवल का है। अब एक बच्ची आती थी, उसको डिले स्पीच भी था। ठीक है। अब डिले स्पीच तो उसकी कवर अप हो गई, उसमें ये भी था कि उसके नाक में गदूदें थी। नाक में गदूदों का ऑपरेट करवाया तो वो ठीक हो गई। लेकिन अब उस बच्चे में क्या है, तोतलापन है। सर। स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, सीन, पे, इस पे करती है। हुँ। तो अभी भी उसकी मदर कहती है कभी-कभी पे हो जाता है। लेकिन सम टाइम बिहेवियर इश्यूज़ की वजह से भी बच्चे बिहेवियर में, लाड-प्यार में गलत वर्ड बोलते हैं। सही। तो उन्हें यही कहा जाता है कि बच्चों ने अगर कोई गलत वर्ड बोला है तो आपने उसकी खुद करेक्शन करवानी है कि वो प्यार में, लाड में कभी भी गलत वर्ड ना बोले। हमेशा सही और दुरुस्त अल्फाज ही बोले। एक इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे ज़हन में आ रही है, वो ये है कि कोई बच्चा अगर हुँ, हकलाहट का शिकार है, तोतलेपन का शिकार है, अ, आपने अक्सर देखा होगा कि स्कूल्स में जो है वो टीचर्स या प्रिंसिपल्स बच्चों के वालिदैन को बुलाते हैं, उनको कहते हैं कि आपका बच्चे को ये डिसऑर्डर्स हैं, हुँ। ठीक है? ये इश्यू हम इसे डिसऑर्डर कह सकते हैं ना? हाँ, 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 बिल्कुल। तो ये है, ये इश्यूज़ हैं, तो ये इनकी वजह से जो बाकी बच्चे हैं वो असरअंदाज हो रहे हैं, वो भी ये सुनते हैं, उनमें भी ये असर आ रहा है, तो यहाँ तो उनका वो स्कूल चेंज करवा देते हैं या उनको वो अलग करवा देते हैं। ये तो उनके बेस पे उनके लिए नज़र में शायद ये ठीक हो। हमारी नज़र में ये ठीक नहीं है कि आप इस तरह से स्पेसिफ़िकली क्यों कर रहे हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, वो सोच सकता है। एज़ ए डॉक्टर आप इसको किस तरह देखती हैं? बहुत से ऐसे मल्टीपल केसेस आए हैं कि बीकन हाउस के बच्चे और एलजीएस के बच्चों को उनकी टीचर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि बच्चे की सबसे पहले स्पीच थेरेपी करवाएँ, फिर इसका एडमिशन करवाएँ। इसमें कहीं न कहीं कसूर जो है वो माँ-बाप का भी है क्या? कि बच्चा जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बच्चा जो है वो गलत ही बोल रहा है। हुँ, वाक़ई एक पेरेंट्स होने के नाते उन्हें चाहिए कि स्टडी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बच्चे की सबसे पहले थेरेपी तो हो, हुँ, बच्चे हुँ, की हुँ, मतलब अल्फ़ाज़, वर्ड्स ये चीज़ें क्लियर तो हों, फिर वो स्कूल में भी आ जाएगा। हमने कहीं न कहीं बच्चों को सिर्फ़ किताबों के साथ जोड़ दिया। हुँ, अब एक बच्ची आती थी जिसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि ठीक, डिले स्पीच में थी। सही। उसकी मदर ने 1 साल उसका स्किप करवाया कि हुँ, क्लास तो ये कब भी पढ़ लेगी, हुँ, लेकिन अगर इसकी थेरेपी लेट हो गई तो ये मुश्किल है। बच्चा छोटा हो ना उसकी थेरेपी में इतना टाइम नहीं लगता। जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वो उनके पक्का हो अल्फ़ाज़ जाता है। पुख्ता हो जाते हैं, वो एग्ज़ैक्टली, गलत वर्ड बोलते हैं। इसीलिए यही कहा जाता है कि सबसे पहले बच्चे की थेरेपी करवाएँ। बच्चा ठीक से बोले फिर इसको स्कूल में एडमिशन करवाएँ। सही। अच्छा, इनका ज़हन के साथ कितना ताल्लुक है इन ज़ुबान का? अगर बात करें तो वो भी वैरी करता है। जैसे ऑटिज़्म के और एडीएचडी के, डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं ना, इनका आईक्यू लेवल भी कम होता है। हुँ, मतलब ये नॉर्मल बच्चों की तरह इनका आईक्यू लेवल नहीं होता और इनका कम होता है, बिलो द एवरेज होता है, किसी का एवरेज भी होता है। और अगर वैसे डिले स्पीच पे बात करें तो उनमें जो है बच्चों का आईक्यू लेवल सही होता है लेकिन बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं। सही। आजकल के मोस्टली बच्चे वैसे भी हाइपर एक्टिव ही हैं। हुँ। ये बताइएगा कि हमने बहुत सी बातें जो हैं वो हुँ, हुँ। स्पीच थेरेपी के हवाले से कर ली। हुँ, आप स्पीच थेरेपी के मुस्तकबिल को क्या देख रही हैं? कैसे देख रही हैं? इसके ऊपर कितना काम किया जा रहा है और हुँ। आगे कैसा होना चाहिए? इसमें क्या बेहतरी आनी चाहिए? अगर आजकल के बात करूँ तो हर 5 में से जो हैं वो 1 बच्चा ऑटिज़्म का शिकार है और डिले स्पीच की बात करूँ तो ये केसेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और मदर को खुद भी मतलब अवेयरनेस हो रही है कि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, हुँ, क्या वजह है? इसको जो है वो चेकअप की ज़रूरत है। कहीं न कहीं मदर जो हैं पेरेंट्स खुद भी आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो वेट भी करते हैं कि नहीं, इसके चाचू लेट बोले थे, ये भी बोलना शुरू कर देगा। लेकिन कहीं न कहीं उनमें ये अवेयरनेस आ गई है तो मुझे ये भी लगता है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर मज़ीद बेहतरी भी आएगी। सही। हम जाते हैं अब अपने दूसरे पार्ट की जानिब जहाँ पर हम बड़ों के मसाइल को थोड़ा-सा उजागर करने की कोशिश किए करेंगे। इस हवाले से ना मुझे एक चीज़ याद आ रही थी कि बच्चों के जो बोलना चाहते हैं लेकिन इतने इश्यूज़ होते हैं कि हम जो खामोश थे, इसका भी तो मतलब था कोई। हुँ। लफ्ज़ कम थे मगर ज़हन में तूफ़ान बहुत थे। हाँ, मतलब वो बिल्कुल। इतना इतना कुछ होता है उनके पास लेकिन वो जैसे आपको डेफ जो है बच्चे जैसे डेफ बच्चों एग्ज़ैक्टली, को पढ़ाते थे, तो उनको सिर्फ़ साइन लैंग्वेज के ज़रिए ही पढ़ाया जाता था, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा था कि मतलब वो हमारी लिप सिंक के ज़रिए ही सब कुछ समझ लेते थे। वो टीवी देखते थे, तो उनसे पूछते थे क्या समझ आई? कहती लिप सिंक से, उनकी एक्टिंग से, ये मल्टीपल चीज़ें थी। सही। ये बताइएगा मैडम कि हम जाते हैं अब नौजवानों के ऊपर और उनमें बढ़ते हुए मसाइल के ऊपर थोड़ी-सी गुफ्तगू इस पे करेंगे कि नौजवानों में जो है वो अदम बर्दाश्त बहुत हो गई है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? डिप्रेशन में कितना अहम किरदार अदा कर रही है ये? अदम बर्दाश्त की बात करें तो अदम बर्दाश्त वाक़ई ही बहुत ज़्यादा हो गई है। आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रैफ़िक सिग्नल पे लोग छोटी-छोटी बात पे गाली-गलौज और हुँ, बातचीत और हाथापाई तक बात पहुँच जाती है। क्यों? अदम बर्दाश्त हम अपने घर से सीखते हैं।
जब आप अपने बच्चों को हर चीज़ बोलने से पहले हाजिर कर देते हैं तो उसमें यही चीज़ वो बाहर वालों से भी करता है एक्सपेक्ट सही। कि मुझे बाहर भी इस तरह ही मिले, नहीं मिलता तो उसमें क्या है, बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। जैसी इन्वायरमेंट हम बच्चों को घर से देते हैं वैसा ही वो बाहर करता है। सबसे पहले तरबियत जो है वो घर से होती है। घर में बच्चों को जो है वो डिले की आदत डालें। आप बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड भी कर सकते हैं लेकिन डिले करें कि हाँ आज तुम ये कर लो, कल तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज़ भी ले आएंगे। जब बच्चों को आप सब कुछ पहले ही देंगे तो उसमें बर्दाश्त कहाँ से आएगी? हुँ, बर्दाश्त पैदा करना खुद सिखाएं। सही। ये बताइएगा कि डिप्रेशन की अहम वजूहात आप क्या देख रही हैं आज के दौर में? उसको किस तरह से ओवरकम करना चाहिए? बच्चों से अलग-थलग आप ये बताइएगा कि नौजवानों में भी आपकी जो है ना वो उनको भी आपकी जो क्या कहते हैं सेशंस आप जब ले रही होती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? ये क्या इनके बेसिक मसले मसाइल हैं? अच्छा, डिप्रेशन की बात करूँ तो डिप्रेशन में सबसे पहला जो है, हम अपनी लाइफ को कहीं न कहीं दूसरों की लाइफ से बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा आ गया है। हुँ, अपनी 90% लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर कर देते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसमें सोशल मीडिया का जो है वो रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया में फैमिली व्लॉगिंग और जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो नौजवान नस्ल कहते हैं हमारे पास भी हो। हमें भी पैसा कमाना है, हमें भी वैसा ही करना है। हुँ, जो टिकटॉक पे सब सब चीज़ें दिखाई जा रही सही। हैं वैसे ही उन्होंने भी अपना लाइफ़स्टाइल करना है। जब वो चीज़ें नहीं मिलती तब जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर जो रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं आजकल, हुँ, हुँ। लिविंग के, ब्रेकअप के, वो भी जो है वो डिप्रेशन की एक बड़ी वजह है। हाँ, ये तो हम खुद भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख रहे होते हैं। अब बिल्कुल। ये बताएँ कि मेंटल हेल्थ डाइट का लफ्ज़ मैंने जब सुना मैंने कहा ये इंसान की जो रूह की ग़िज़ा जो होती है वो तो एक अलग चीज़ है। फ़िज़िकल जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की डाइट अलग होती है। ये मेंटल हेल्थ डाइट के ऊपर आप क्या कहेंगी? मेंटल हेल्थ डाइट के ऊपर ये है कि आप क्या चीज़ देख रहे हैं, आप कैसा कंटेंट देख रहे हैं। आप जैसा कंटेंट देखते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ भी वैसे ही बूस्ट करती है। हुँ, आप अपने ज़हनी सेहत को जैसा लेकर चलते हैं, वैसे ही करते हैं। आप सारा दिन एक कमरे में एक शख्स को बंद कर दिया जाए, उसके उससे कुछ भी ना हो, तो हुँ, 2 दिन बाद वो भी डिप्रेशन में चला जाएगा। आप सही। पूरा दिन जो है वो नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे हैं, हुँ, नेगेटिव चीज़ों में आपका टाइम स्पेंड हो रहा है, तो आपके माइंड में पॉजिटिव थिंक कैसे आएगी? हुँ, आइडियाज़ कैसे आएँगे? इसीलिए अपनी ज़हनी सेहत के लिए अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जाएँ। जैसे आप अपने आप को बनाएँगे, आपका माइंड वैसा ही जाएगा। हुँ, पॉजिटिव चीज़ों में जैसे आ जाता है वर्कआउट कर लें। हुँ। ये भी नहीं है कि आप दौड़ें 2-2 हाँ, घंटे लगाएँ, 40 मिनट लगाएँ लेकिन लाज़मी करवाएँ। बेशक आप स्मार्ट हैं, बेशक आप हेल्दी हैं, आपने वीक में 3 दिन लाज़मी वर्कआउट करना है। अपनी नींद को पूरा करें। हुँ, बहुत से मेंटल हेल्थ इश्यू नींद ना आने की कमी की वजह से शुरू हो जाते हैं। ओके। हम नींद को बहुत ईज़ी लेते हैं। हुँ, 4 बज गए हैं सुबह के, अभी तक मोबाइल फ़ोन पे रील्स देख रहे सही। हैं। नींद पूरी करना ज़रूरी है। नींद नहीं पूरी करेंगे, आप ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस में चले जाएँगे। हुँ। आपकी बात सुनकर मुझे एक वजीर सानी आपने एक नाम सुना होगा जीनियस के आई थिंक सो हैं वो एंकर हैं। उनका एक शेर मैंने परसों पढ़ा कि सुबह के 5 बज गए सानी आप आराम क्यों नहीं करते? और मुझे ना मुबशिर सईद साहब का एक शेर याद आ रहा है कि इश्क इबादत करते लोग जागे रोज़ अज़ानों तक। तो हमारे इतने मसले मसाइल हो चुके हुए हैं कि में खुद बनाए हैं। कुछ मसले मसाइल अल्लाह पाक की तरफ से होते हैं, कुछ इंसान खुद क्रिएट कर लेता है। ये मसले मसाइल ऐसे हैं जो आपने खुद बनाए हैं। जो चीज़ें आपने खुद बनाई हैं, उसमें आप ख़त्म करें। अपनी मेंटल हेल्थ पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें सही। क्योंकि एट द एंड जो है, हुँ, वो आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मेंटल हेल्थ है, हुँ, बाकी और हुँ। कोई नहीं है। सही। देखिए ना कि हमारा जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा काम होता है, हम उसमें इन चीज़ों को अगर ऐड ऑन करें, तो ये बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को हमने स्पीच थेरेपी पे बात की, बच्चों के हवाले से बात की, उनके मसाइल की बात की, नौजवानों की बात की, डिप्रेशन के शिकार लोग हैं। देखिए आपने ग़ालिबन हर चौथे बच्चे को ऑटिज़्म का शिकार कहा। हुँ, मैं ये कहता हूँ कि हर दूसरा WHO कहती है। बिल्कुल, अब ये जो डिप्रेशन वाली बात है बड़ों में, वो अब हर दूसरे बंदे को डिप्रेशन है। आपने देखा नहीं है कितने फेमस पर्सनैलिटी ने में जो है वो मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन की वजह से सुसाइड की। सुसाइड की। एक सक्सेसफुल बंदे ने सुसाइड किया है, रिच पर्सन ने किया है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। इसका मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये नहीं है कि आप मज़हबी हैं और आपको डिप्रेशन नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। हुँ, ये नहीं है कि आप बहुत कामयाब हैं, आप बहुत पैसा कमाते हैं तो आपको डिप्रेशन नहीं होता। जो ज़्यादा कामयाब हैं, जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं। हुँ। जितने ज़्यादा आप क्रिएटिव हैं, जितने ज़्यादा आप मेहनती हैं, मतलब ज़हीन हैं, उतने ज़्यादा आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होंगे। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि छोटे से बच्चे को भी डिप्रेशन है आज के दौर में। हाँ, ऐसा ही है। हम हैरान होते हैं कि मतलब इसको क्या टेंशन होगी? जैसे कल एक केस आया, उसमें बच्चे की एज क्या थी, 12 साल, और ओके। क्या है, उसको एंग्ज़ायटी के इश्यूज़ हैं। सही। ये बच्चों में इतने ज़्यादा कॉमन है। अब देखें, अब ये कंपैरिज़न भी आता है।
तो लास्ट में क्या पैगाम देंगी? लास्ट में मैं वालिदैन को और हर देखने वाले को यही पैगाम दूँगी कि जितने भी ये ज़हनी सेहत के मसाइल हैं, ये काबिल इलाज मर्ज़ हैं। इसमें कोई मिथ नहीं है कि आप किसी से हेल्प ले रहे हैं। हेल्प लेना जो है वो बीमारी नहीं है, बल्कि हेल्प लेना जो है वो एक हिम्मत है, कि आप हिम्मत करके किसी से हेल्प ले रहे हैं। अगर आप किसी भी ज़हनी मसाइल से जो है वो सफ़र कर रहे हैं, तो प्रोफ़ेशनल हेल्प लाज़मी लें। सही। नाज़रीन, ये थी आज की पॉडकास्ट और हमने बहुत सी चीज़ों को उसमें ऐड किया। देखिए, हमें माशरे में अगर रहते हुए अपने आप को बेहतर करना है, बनाना है, उसकी वजह ये है हमें बेहतर बनना ही होगा क्योंकि हमने यहाँ पर रहना है। हमने अपने इर्द-गिर्द के माहौल को बेहतर करना है क्योंकि लोग हमें देख रहे होते हैं। हमारा माहौल अच्छा होगा तो हम एक अच्छा मुआशरा क्रिएट कर पाएँगे और हमें अपना एक अहम किरदार अदा करना चाहिए। डॉक्टर फ़तीहा अशरफ थीं और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फ़रमाती हैं। मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म पे आप इनको देखते हैं, रहनुमाई करती हैं और इतने अच्छे तरीके से देखिए, आप टू द पॉइंट चीज़ है। अब बहुत से लोग जो हैं वो जब इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ़ मनगढ़ंत कहानियाँ जो है वो गढ़ देते हैं, जिसकी वजह से लोग सुनने वाले वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मेरा ख़्याल से एक बात करने वाला आप तक वो बात पहुँचाता है, एक अच्छा बात करने वाला आप तक वो अच्छी बात पहुँचाता है, जो आप भी सुने तो आप उस पर थोड़ा-सा रिलीफ़ महसूस करें कि हाँ, मैं इसके ऊपर ईज़िली काम कर सकता हूँ, ना कि हर चीज़ को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जाए। ये थी आज की पॉडकास्ट, इंशाल्लाह आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।